गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑडिटिंग पढ़ाने वाला हूं। आज हम ज़्यादा टाइम बातचीत करने में नहीं वेस्ट करेंगे, मतलब वेस्ट करना कोई अच्छी बात नहीं है। हम लोग क्लास में सीधा आते हैं। तो बच्चों, आज जो सब्जेक्ट है जिसका नाम ऑडिटिंग है, ये बीकॉम फाइनल एंड CA CS ICWS सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम बेसिक आज बात जानेंगे कि ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिटिंग की हिस्ट्री क्या है, ऑडिटिंग की नीड्स क्यों है, ऑडिटिंग में और सारी बातें हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके जानते हैं इस क्लास में। तो इस क्लास की सबसे खास बात आज हम पढ़ेंगे कि ऑडिटिंग की बेसिक चीज़ें क्या हैं। तो चलिए, सबसे पहले ऑडिटिंग में हम पढ़ते हैं ऑडिटिंग की हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? ऑडिटिंग की हिस्ट्री। तो हिस्ट्री ऑफ ऑडिटिंग, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ऑडिटिंग। बच्चों, ऑडिटिंग की हिस्ट्री हम इस प्रकार समझते हैं कि लैटिन वर्ड में ऑडिटिंग को ऑडायर कहा जाता है और इसका मतलब होता है टू हियर। HEAR, टू हियर मतलब सुनना। लैटिन वर्ड में ऑडिटिंग को क्या कहा जाता है बच्चों? ऑडायर। ठीक है, समझते हैं, कंसेप्चुअली समझते हैं। पहले के टाइम पर बच्चों क्या होता था कि जो राजा लोग होते थे या जो बड़े बड़े सेठ महाजन होते थे, ये लोग क्या करते थे? अपना बिजनेस करते थे। बिजनेस करते जरूर थे, बट ये लोग अपने बिजनेस की जांच करने नहीं जाते थे। कभी चले गए अलग बात है, लेकिन जांच नहीं करते थे। जनरली ये बड़े लोग होते थे, इनके पास टाइम कहाँ होता था। तो हुआ क्या कि ये लोग अपने बिजनेस की जांच करने किसी आदमी को भेज देते थे। जब आदमी जाता था, फिर वहाँ बिजनेस को चेक कर लेता था, आता था, बताता था कि सरकार, महाराज, जैसा भी नाम जो जहाँ पे बुलाया जाए, बोलता था सर आपके यहाँ ऐसा बिजनेस में हो रहा है, बिजनेस अच्छा है कि बुरा चल रहा है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये सारी बातें वो सुना देता था। मैंने क्या बोला? सुना देता था। तो राजा भी या उस बिजनेस का जो मालिक होता था, जिसने उसे भेजा था, वो सुन लेता था। तो इसीलिए इसको ऑडायर कहा जाता था। और हमने उसे क्या मतलब समझा? टू हियर। मतलब वो जो बिजनेस चेक करने व्यक्ति जाता था, वो कभी कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं देता था, सिर्फ आके मुंह से सुना देता था सर बिजनेस में ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और उसके बदले राजा उसे कुछ ना कुछ फीस वगैरह दे के विदा कर देते थे। तो इसलिए उस जमाने में हम इसे लैटिन के वर्ड ऑडायर को जानते हैं। आज हम इसको मॉडर्न नेम ऑडिटिंग जानते हैं। समझ में आई बात? आज के समय में क्या बिजनेस देख करके आओ और सुना दो ये पॉसिबल है? नहीं बच्चों, क्योंकि उस ज़माने में चीज़ें कम होती थी, ट्रांजैक्शन नहीं होता था, इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं होता था। आज के ज़माने में बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। मल्टीनेशनल बिजनेस करते हैं हम लोग, हमारी कई ब्रांचेस होती हैं, हमारे कई प्रकार के बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, बैलेंस शीट होती, प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं। इन सब चीज़ों की जाँच करके और मुँह से सुना देना इतना आसान नहीं है। इसलिए आज के ज़माने में हमारी जो कंपनी का ऑडिटर होता है, जो कंपनी की ऑडिट करता है, वो रिपोर्ट देता है। वो रिपोर्ट रिटेन में होती है और उस पर वो साइन करके देता है ताकि वो वेरीफाई रहे। तो चीज़ हम क्या बता रहे थे कि ऑडिट की हिस्ट्री। तो आज के समय में अगर कोई पूछे ऑडिटिंग किसे कहते हैं, तो आप बताना कि ऑडिटिंग का मतलब होता है जब किसी कंपनी में उसके डॉक्यूमेंट्स की, उसके बैलेंस शीट की, उसके प्रॉफिट एंड लॉस की, या एक शब्दों में कहें बुक्स ऑफ अकाउंट की, फाइनल अकाउंट की जांच किसी इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा कराई जाती है, उसे ऑडिटर कहते हैं। और वही प्रक्रिया जो जांच वाली होती, जो इंस्पेक्शन वाली होती है, उसे ऑडिटिंग कहते हैं। क्लियर? फिर से बता देता हूँ, जब किसी कंपनी में कोई पर्सन बाहर से आता है और वो पर्सन उस कंपनी की जांच करता है इंडिपेंडेंट होके, स्वतंत्र होके, खुद पे निर्भर होके, तो बेटा या मेरे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? ऑडिटर बोलते हैं। और ये जो जांच की प्रोसेसिंग होती है, इसको ऑडिटिंग बोलते हैं। समझ में आई बात? तो कुल मिला करके ऑडिटिंग हमें क्लियर हो गई कि ऑडिटिंग क्या होती है। ऑडिटिंग का सिंपल सा मतलब था इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट और बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। समझ में आई बात? इसको करने के बाद ऑडिटर अपनी रिपोर्ट लगाता है। वो बताता है कि कंपनी में किस टाइप का रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहा है, कंपनी का प्रोसेस कैसा है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी, हमें उसके ऑडिट रिपोर्ट से सब कुछ पता चल जाता है। मैं बाद में बताऊंगा ऑडिट रिपोर्ट कितने टाइप की होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन फिलहाल आज हम बेसिक समझ रहे हैं। तो ऑडिट करने का मतलब वेरिफिकेशन भी होता है। अगर ऑडिटर ने सब कुछ ऑडिट करी, सब कुछ जांच किया, लेकिन अगर किसी चीज़ को वेरीफाई नहीं किया, तो ऑडिटिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। वेरीफाई का मतलब सत्यापित करना। ऑडिटर साइन करके, सिग्नेचर करके अपनी उस चीज़ों को वेरीफाई करता है, बताता है ये चीज़ें कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, तब जाके ये ऑडिटिंग प्रक्रिया कंप्लीट मानी जाती है। तो एक छोटी सी मीनिंग में ऑडिटिंग क्लियर नहीं हो सकती जब तक कि हम पूरे सब्जेक्ट को नहीं डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। तो मीनिंग तो सबको क्लियर हो गई, बट
अब हम चलते हैं आगे की पॉइंट पे, ऑडिटिंग क्यों ज़रूरी है, नीड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो बच्चों हम पढ़ेंगे नीड्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या है, हिस्ट्री क्या थी, समझ में आ गया। अब हम आगे जानेंगे नीड्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की नीड्स क्या है समझते हैं। आपको पता है आपके बिजनेस जब चलते हैं, आपकी जो कंपनी होती है उसमें कई प्रकार के रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, तो हमें जानना होता है ऑडिटिंग करा करके ये कि क्या हमारे बिजनेस से उस रूल्स रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो किया कि नहीं किया। ऑडिटिंग करने से एक तो ये हेल्प हो जाती है हमारी। तो क्या लिखते हैं हम यहाँ, टू नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। मतलब हम ये जान जाते हैं ऑडिटिंग कराने से कि क्या हमारी कंपनी ने कंपनीज एक्ट फॉलो किया, सेबी गाइडलाइन फॉलो किया, SCRA मतलब सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट फॉलो किया, डिपॉजिटरीज एक्ट फॉलो किया, या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो भी एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है हमारी कंपनी पे सबको फॉलो किया कि नहीं किया। ऑडिटिंग करने से हमें ये पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है, क्योंकि जो ऑडिटर होता है वो CA होता है। इंडिया में CA एक अच्छा कोर्स माना जाता है और CA सारे लॉ की नॉलेज रखता है, तो वो बता देता है कि आपकी कंपनी में किस लॉ के डिफ़ॉल्ट किया गया, किस लॉ को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया। ऐसा हम जान जाते हैं तो हम कल को अगर फॉलो नहीं हुआ है, टाइम बचा तो हम फॉलो कर लेते हैं और अपने कंपनीज एक्ट या दूसरे एक्ट के अकॉर्डिंग जो पेनल्टीज़ दी गई हैं उसको देने से बच जाते हैं। अगर हम फॉलो नहीं करते बच्चों कोई भी एक्ट, कोई भी कानून, तो हमें पेनल्टी देनी पड़ती है या हमें सज़ा हो सकती है जेल की, तो हम उससे बच सकते हैं। समझ में आई बात, या अगली बार ये गलती करने से हम बच सकते हैं। तो सिंपल। दूसरा, ऑडिटिंग करने से हमें और क्या लाभ मिलता है बच्चों, या क्या आवश्यकता होती है, टू नो द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमें ये भी पता चल जाता है कि क्या हमारे बिजनेस ने, जो हमारा बिजनेस है उसकी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है, क्या हमारा बिजनेस लॉस में है। इससे हम क्या डिसाइड करते हैं, अपने फ्यूचर प्लान को डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारे आज की बिजनेस ग्रोथ पे, आज की परफॉर्मेंस पे हमारा फ्यूचर टिका है बिजनेस का, तो हम इससे आगे की फ्यूचर प्लानिंग भी कर लेते हैं बच्चों। समझ में आई बात। तो चलिए एक शब्द हमें और समझ में आ गया, फ्यूचर प्लानिंग। अगर मान लो हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है तो हम कहीं ना कहीं से लोन वगैरह की व्यवस्था भी करेंगे, तो कब पता चलेगा, जब ऑडिटिंग होगी तभी पता चलेगा। तो ऑडिटिंग करने से हमें ये पता चल जाता है हम किस पोजीशन पे हैं आज के टाइम पर। तो तीसरा टॉपिक लिखें, फ्यूचर प्लानिंग। ऑडिटिंग करने से फ्यूचर प्लानिंग भी जो है हम कर लेते हैं। चौथा, समझ में आई बात। अगर मान लेते हैं हमें लोन लेना हुआ, तो बेटा हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले भी कभी कभी कहते हैं सर हमें अपनी कंपनी की ऑडिट करा के रिपोर्ट दे दीजिए, ताकि हमें भी पता चले आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो हम ऑडिट रिपोर्ट जो बनवाए हैं, जो कराए हैं, ऑडिटिंग जो रिपोर्ट हमको मिली है, उस रिपोर्ट को उस बैंक को दे करके लोन को सैंक्शन कराने में हेल्प ले लेते हैं। समझ में आई बात बच्चों। ऐसा क्यों करते हैं बैंक वाले, जान लीजिए। क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट पे उनको बड़ा ट्रस्ट होता है, ऑडिट रिपोर्ट पे वो बड़ा भरोसा करते हैं। आउटसाइडर के पास कोई और विकल्प नहीं होता है। वो क्या भरोसा करते हैं कि कंपनी का काम अच्छा चल रहा है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जो ऑडिटर आया है उसने प्रॉपरली कंपनी की सारी चीज़ों को चेक किया है, और चेक करने के बाद उसने कंपनी को एक अच्छी ऑडिट रिपोर्ट दी है। तो इसी भरोसे पर वो बच्चों जो है आगे कंपनी को लोन वगैरह बैंक वाले सैंक्शन कर देते हैं। समझ में आई बात। क्योंकि कंपनी में यही तो एक भरोसा होता है जो शेयर होल्डर वगैरह भी करते हैं ऑडिट रिपोर्ट पर। और वो अब बताओ, हम यहाँ इलाहाबाद में रह के मुंबई की किसी कंपनी का शेयर ले लें, मान लेते हैं 10 लाख का शेयर हम यहाँ से ले लेते हैं। अब वहाँ हम तो जाएंगे नहीं, लेकिन बच्चों एक बात बताओ, हम कैसे जानेंगे कंपनी कैसा अच्छा काम करे, जब ऑडिट होगी, ऑडिट रिपोर्ट आएगा तभी तो जानेंगे ना। चाहे क्वार्टरली आए, चाहे ईयरली आएगा तभी तो हम जानेंगे बच्चों। तो ऑडिट रिपोर्ट मिलने से लोन वगैरह मिलना भी आसान हो जाता है। क्लियर। आगे की बात करते हैं। पाँचवा यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। पाँचवा हम आगे लिखते हैं ऊपर। इतना लिख लीजिए आप लोग, लिख लिए, लिख लीजिए बच्चों। ओके, हाँ सर लिख लिए, आपके साथ ही साथ लिखते रहते हैं सर। ठीक है, चलिए आगे की बात बच्चों। आगे क्या है, पॉइंट नंबर 5th या 6th जो भी है, इंश्योरेंस क्लेम।
इंश्योरेंस क्लेम। आपको पता है बच्चों, कंपनियों में कई प्रकार के इंश्योरेंस हुए रहते हैं, जैसे एम्प्लॉय का इंश्योरेंस हुआ रहता है, कंपनी में मशीनों का इंश्योरेंस हुआ रहता है, स्टॉक का इंश्योरेंस हुआ रहता है, और भी किसी चीज़ के इंश्योरेंस हुए रहते हैं, बिल्डिंग वगैरह के भी। तो अगर मान लो कल को उसमें कोई नुकसान आता है, कोई डिफेक्ट आता है और इंश्योरेंस उन्होंने कराया है, तो इंश्योरेंस क्लेम भी मिल जाता है बड़ी आसानी से। अगर कंपनी ने ऑडिटिंग कराई है, ऑडिटिंग रिपोर्ट कंपनी के पास है, तो ऑडिटिंग रिपोर्ट कहीं ना कहीं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को वेरीफाई करता है। तो इसी सहारे जो है कंपनी इंश्योरेंस क्लेम भी मांग सकती है, और अगर कंपनी डिनाई करेगी तो कोर्ट में कंपनी सूट फाइल कर सकती है उस इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट, और फिर कंपनी को जो है इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट भी मांग सकती है कोर्ट की, ज़रा ऑडिट रिपोर्ट दिखाइए, हम कैसे मानेंगे कि आप कि कंपनी में इंश्योरेंस क्लेम की ज़रूरत पड़ रही है। समझ में आई बात? तो ये तमाम बातें बच्चों हमें ऑडिट कराने से समझ में आती हैं। ऑडिट की नीड यही है। अच्छा, एक बात और बताते हैं, मान लीजिए कंपनी बोनस और डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, तो उसको पता नहीं कि हमारे पास प्रॉपर फंड है। तो बच्चों ऑडिटिंग कराने से उसको ये पता चल जाएगा कि हम प्रॉपरली डिविडेंड और बोनस दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऑडिटिंग कराने से डिविडेंड और बोनस में भी ये ऑडिटिंग हमारे लिए हेल्पफुल होती है, मतलब कंपनी के लिए हेल्पफुल होती है। तो यहाँ लिखते हैं डिविडेंड, बोनस। अब डिविडेंड बेटा, डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी हो सकता है, मतलब अंतरिम लाभांश, आगे बताऊंगा मैं। फिलहाल यहाँ ये समझो कि अगर कोई कंपनी बोनस या डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, तो उसको नहीं पता कि हमारे पास कितना फ़ंड है, हम कहाँ से यूटिलाइज़ करें अपने फ़ंड को इस चीज़ को देने के लिए। तो ऑडिटर आता है, ऑडिट करता है, फिर सारी चीज़ों को प्रॉपरली बताता है, फिर वो लोग ऐसा कर पाते हैं। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीन चीज़ समझ में ये बात समझ में आ गई। अब आप यहाँ पे एटसेट्रा कर दें। ऑडिटिंग कई और चीज़ों के लिए हेल्पफुल होती है, इसलिए हम ऑडिटिंग कराते हैं। समझ में आया? चलिए और लिख लेते हैं। अच्छा, एटसेट्रा ना करें, बच्चे कह रहे हैं सर एक आध पॉइंट और लिखवा दीजिए, तो चलिए हम लिखवा देते हैं। यहाँ पे 7वां पॉइंट कर देते हैं। हमें पता चल जाता है टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। कंपनी में ऑडिट करते टाइम ऑडिटर को फ्रॉड भी पता चल सकता है और एरर्स का भी पता चल सकता है। तो इससे क्या होगा, कंपनी को बड़ा लॉस होने से बच जाएगा। ऑडिटर बताएगा कि कंपनी में यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, या यहाँ पे छोटी छोटी लापरवाहियाँ, त्रुटियाँ निकल के आ रही हैं, इसको आप सही करवाइए। एक बात बताऊं, अगर ऑडिटर ने फ्रॉड नहीं पता कर पाया, ऑडिटर फ्रॉड नहीं पता कर पाता कंपनी में बच्चों, तो ऑडिटर को लाइबल नहीं माना जाएगा कि ऑडिटर ने जानबूझकर ऐसा किया। ऐसा नहीं है। ऑडिटर अगर अपने ऑडिटिंग के टाइम पर वो चीज़ पता कर लेता है तो बता देगा। अगर छुपाता है तब गलती उसकी मानी जाएगी, अगर उसको पता है फ्रॉड हुआ और नहीं बताता तो उसकी गलती है। लेकिन अगर उसको फ्रॉड मिला ही नहीं कहीं और फ्रॉड हुआ है, वो पता नहीं कर पाता, तो फिर ऑडिटर को पर्सनली लाइबल नहीं किया जा सकता। समझ में आई बात? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, एक स्टेटमेंट था, ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। ये स्टेटमेंट है, किंगस्टन कॉटन मिल कंपनी का केस था। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे समझाऊंगा, तो बताऊंगा कि ऑडिटर को क्यों पर्सनली लाइबल इस चीज़ के लिए नहीं किया जा सकता। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बताते हैं पॉइंट नंबर 8, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। कभी कभी मेरे बच्चों क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, पार्टनर आते हैं, 3-4 पार्टनर या 2 पार्टनर होते हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट होता रहता है किसी बात को लेकर के। तो जब ऑडिट कराते हैं वो लोग, तो उनके अंदर भी एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट हो जाता है, और ऑडिट रिपोर्ट उनके अकाउंट को सेटलमेंट कराने में पूरा पूरा साथ दे देती है। ऑडिटर कहता नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आपस में बवाल ना करें, डिस्प्यूट ना करें, किसी ने जो भी गलती की है इसकी ये लाइबिलिटी, उसकी ये लाइबिलिटी है। ऑडिटर प्रॉपरली चीज़ों को आकर के बता देता है, और फिर इनका अकाउंट जो है सेटल हो जाता है। फिर आपस में ये लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं, या बंद करना होता पार्टनरशिप बंद कर देते हैं। ऑडिट कराने से बेटा नया पार्टनर अगर कोई आना चाहेगा, समझ में आई बात बच्चों? अगर ऑडिट कराने से अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और वो चाहती है कि ऑडिट कराया जाए और ऑडिट करा लेती है, तो जो नए पार्टनर आना चाहते हैं उस पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनर बनना चाहते हैं, उनको भी बड़ा हेल्प मिलता है। उनको पता चल जाता है पार्टनरशिप फर्म अच्छा काम कर रही है, हमारा पैसा इसमें नहीं डूबने वाला है। तो नए नए पार्टनर्स को एंट्री करने में भी ऑडिट कहीं ना कहीं सहायक होती है, हेल्पफुल होती है। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, ये बात आपको बेसिक समझ में आ गई बच्चों? हाँ सर। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं
यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, मतलब एक ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या है, एक कौन लोग ऑडिट कर सकते हैं। समझ में आई बात, चीज़ क्लियर हो रही। क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, कौन लोग क्वालिफाई हैं ऑडिट करने के लिए। तो चलिए 3 बात करते हैं। एक होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है पार्टनरशिप फर्म, तीसरा होता है LLP, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये 2008 में बना था। कब बना था बच्चों, 2008 में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, अगर मान लीजिए इंडिविजुअल, मतलब हम लोग अकेले, हम हैं, आप हैं, आपने अगर CA किया हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से आपने डिग्री ली हुई है CA की, तो आप ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आप प्रैक्टिसिंग वाले CA रहें, जॉब वाले नहीं। बता देते हैं बच्चों, जब हम लोग CA कर लेते हैं तो होता क्या है कि हम CA करने के बाद कहीं जॉब करने लगते हैं। हम लोग, कई लोग जॉब नहीं करते तो खुद की ऑफिस खोल लेते हैं। खुद की ऑफिस खोलने के बाद कंपनियों का काम करते हैं, वहीं से बैठ कर लोगों का इनकम टैक्स फाइल करते हैं और कई प्रकार की कंपनीज वगैरह खुलवाते रहते हैं, बंद करवाते रहते हैं। तो ये लोग प्रैक्टिसिंग करते हैं, जो खुद की ऑफिस खोलते हैं उन्हें प्रैक्टिसिंग माना जाता है। तो यही लोग ऑडिट करने के लिए इंडिया में एलिजिबल माने गए हैं। जो जॉब कर लेगा वो नहीं। ये मैं डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ाऊंगा, क्यों जॉब वाला आदमी ऑडिट नहीं कर सकता या जॉब वाला CA ऑडिट नहीं कर सकता। तो चलिए, आपको प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग, मतलब खुद का प्रैक्टिस करते रहें, किसी के यहाँ जॉब ना करें। ठीक, अच्छा सर पार्टनरशिप फॉर्म बताइए। तो बच्चों पार्टनरशिप फॉर्म में कहा गया है चाहे 2 पार्टनर हों, चाहे 3 पार्टनर हों, चाहे 50 हों, इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे क्या हों, CA हों। अगर आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारी पार्टनरशिप फर्म ऑडिट करे, तो नियम है कि सारे के सारे पार्टनर CA हों और जो भी ऑडिटिंग होगी वो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे होगी। जो भी साइन होगा वो माना जाएगा पार्टनरशिप फर्म ने साइन किया। चाहे इसमें से एक आदमी फर्म में से जाए ऑडिट करने, चाहे 4-5 CA जाएँ ऑडिट करने, लेकिन माना जाएगा कि वो फर्म के नाम पे ही ऑडिट हुआ है, फर्म के नाम पे एग्रीमेंट हुआ है और सारा काम वो फर्म के नाम पे ऑडिटिंग होगी। वो मान लेते हैं इसमें राम, श्याम, मोहन सब लोग पार्टनर हैं। अगर राम जाते हैं ऑडिट करने तो राम ऑडिट करने नहीं माना जाएगा। लोग तो जानेंगे कि राम ऑडिट करने आए हैं, लेकिन किसके बिहाफ पे, इस पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे। तो पार्टनरशिप फर्म को जो है उसमें लाइबल माना जाएगा। समझ में आई बात। पार्टनरशिप फर्म के नाम से ऑडिटिंग होगी, उसके नाम से साइन वगैरह होगा, सब कुछ होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म में सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप समझ रहे हैं कि सबको पर्सनली जो प्रॉपर्टी होती है वो भी लाइबल हो सकती है। तो आपको मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। आज बेसिक क्लास में इतना समझिए। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है ऑडिट करना चाहती तो सारे पार्टनर CA होंगे और जो भी पार्टनर जाएगा ऑडिट करने वो फर्म के नाम पे ऑडिट करेगा। समझ में आई बात। ठीक। LLP बच्चों, LLP पार्टनरशिप से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैं बताता हूँ इंडिया में क्या हुआ कि जब यहाँ दिख नहीं रहा, दिख रहा है। इंडिया में क्या हुआ, जब पार्टनरशिप आया तो रूल बनाया गया कि मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 20, ऐसा कुछ था। बाद में कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा नहीं, मैक्सिमम 50 कर लेते हैं। तो जो आउटसाइडर मतलब फॉरेन इन्वेस्टर थे, वो जब इंडिया में आते थे कहीं पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करने, तो पूछते थे कितने पार्टनर हैं, तो लोग कहते थे सर 50 हैं। तो उनको लगता था यार 50 हैं, हमारे यहाँ तो 1000-1000, 2-2000 पार्टनर होते हैं, मतलब इंडिया का रूल रेगुलेशन टफ है। तो उन्होंने तब सरकार ने क्या सोचा, नहीं हम LLP लाते हैं, LLP को लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनरशिप करते हैं, जबकि पार्टनरशिप अनलिमिटेड वाला था। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरों की जो लाइबिलिटी होती बच्चों अनलिमिटेड होती। मतलब अनलिमिटेड का ये होता है अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई लॉस होता है, तो हर एक पार्टनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच के चुकाएगा। समझ में आई बात। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी में हर एक पार्टनर को अपनी लाइबिलिटी पता होती कि हमको कितना रुपया तक लाइबिलिटी पे करना पड़ सकता है। समझ में आई बात। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इसीलिए बनाई गई कि मिनिमम 2 पार्टनर होंगे, मिनिमम 2 पार्टनर होंगे, मैक्सिमम नो लिमिट, ताकि फॉरेनर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में इंटरेस्टेड हो और हमारे इंडिया की कैपिटल बढ़े, उस LLP की कैपिटल बढ़े। तो LLP में अगर मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं, ध्यान दीजिए, LLP पार्टनरशिप से हट के एक नया एक्ट बनाया गया 2008 में, जिसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम नो लिमिट है। पार्टनर्स की मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं रखी गई, जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में लिमिट रखी गई। ये चीज़ मैं बार बार आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो चलिए
इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, मेंबरों को अपनी पार्टनरों को अपनी लाइबिलिटी पता होती है कि हमें कितने रुपए तक लॉस हो, मतलब हम लॉस कितना रुपए तक बियर करेंगे, ये लिमिटेड होती है। तो मेरे बच्चों मान लेते हैं इसमें एक दोस्त है आपका सीए है, आप सीएस हो, और एक दोस्त है सीडब्ल्यूए। इसमें 3 लोग काम करते हैं, मानता हूँ एक सीए है, एक सीएस है, अगला एक सीडब्ल्यूए है। अब इसमें एलएलपी में सिर्फ वही दोस्त ऑडिट करने जाएगा या वही पार्टनर आपको ऑडिट करने जाएगा जो सीए होगा, बाकी के सीए और सीडब्ल्यूए वाले ऑडिट करने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट ने कहा सीए ही ऑडिट करेगा, मेन ऑडिट कौन करेगा? सीए ही करेगा। तो समझ में आई बात? तो एलएलपी के नाम पे ही वो ऑडिट होगी, लेकिन करेगा कौन? सीए। तो माना जाएगा कि कंपनी में उस एलएलपी ने ऑडिट किया है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इंडिविजुअली में हम जाएंगे, सीए हमको भी होना चाहिए। पार्टनरशिप फॉर्म अगर हम बना रहे हैं तो सारे पार्टनर सीए होने चाहिए, जो भी पार्टनर जाएगा ऑडिट करके आएगा वो माना जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म ने ऑडिट किया। लेकिन अगर मान लेते हैं हम एलएलपी बना रहे हैं, उसमें 3 दोस्त हैं अलग अलग प्रोफेशन के, सीए, सीएसआई, सीडब्ल्यूए, तो उसमें सिर्फ वही दोस्त ऑडिट करने जाएगा जो सीए होगा। समझ में आई बात? और वो माना जाएगा कि वही एलएलपी ने ही ऑडिट किया है, भले हम उसके पार्टनर हैं, जाएंगे एलएलपी के बिहाफ पे, लेकिन माना जाएगा कि एलएलपी ने ऑडिट किया। क्लियर? तो क्वालिफिकेशन समझ में आ गई बात? एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे की बात हम बताते हैं। आगे की बात बच्चों क्या है, ध्यान देते हैं। तो हमने 3 बातें क्लियर कर ली। पहली बात क्या थी? ऑडिटिंग क्या होती है, हिस्ट्री जान ली। इसके बाद नीड्स क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होता है। अब हम बेसिकली जानेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 5 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक क्वेश्चन आता है। टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, क्या यहाँ तक दिख रहा है? हाँ, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग ध्यान देते हैं बच्चों। 3 टाइप की ऑडिटिंग होती है इंडिया में। मेन जो 3 होती है, बाकी के तो बहुत है, इंटरनल है, टैक्स है, कॉस्ट है, मैं सब बाद में बताऊंगा। लेकिन मेन 3 टाइप की ऑडिटिंग होती है। एक होती है बच्चों प्राइवेट ऑडिटिंग, एक होती है प्राइवेट ऑडिटिंग, दूसरी होती है गवर्नमेंट ऑडिटिंग। गवर्नमेंट ना लिखो, गवर्नमेंट बाद में करते हैं, स्टैचुरी कर देते हैं, STATUTORY, स्टैचुरी ऑडिटिंग। तीसरी होती है गवर्नमेंट ऑडिटिंग, गवर्नमेंट ऑडिटिंग। तो हम बताते हैं आपको। प्राइवेट ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह या ऐसा बिजनेस जहाँ पे किसी भी कानून ने ऑडिट करना कंपलसरी नहीं बोला है। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। अगर कोई बिजनेस है, वहाँ पे किसी कानून ने, किसी गवर्नमेंट ने नहीं कहा है कि आपको ऑडिट कराना ज़रूरी है, तो ऐसी ऑडिट को हम प्राइवेट ऑडिट कहते हैं। समझ में आई बात? ये तो एक लाइन में क्लियर करने वाली बात थी। अब इसको थोड़ा और जानते हैं। तो इसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं? कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई इंडिविजुअल बिजनेस हो सकता है, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, या फिर कोई एचयूएफ का बिजनेस हो सकता है, या कोई और हो सकता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। मान लेते हैं, हमारा एग्जांपल लीजिए, हम कोई सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस करते हैं। हमारे पास कटरा में, सिविल लाइंस कटरा में या कहीं भी ले लो, साड़ी की दुकान है। मैं 4-5 लाख रुपए का बिज़नेस करता हूँ, साल भर में 10 लाख कमा लेता हूँ। सारा बिज़नेस मैं खुद करता हूँ, एक आध नौकर रखा हूँ, सारा अकाउंट मैं खुद करता हूँ, सारे कागज़ वगैरह मैं सही करता हूँ, पैसे मैं बैंक में जमा करने जाता हूँ। तो वहाँ फ्रॉड होने की संभावना कहाँ से आएगी? वो तो मैं सब कुछ अकेले कर रहा हूँ ना। तो बच्चों यहाँ पे अगर मान लो मेरा इंटरेस्ट हुआ कि चलो ऑडिटिंग करा लेते हैं, किसी सीए को बुला करके अपने बिजनेस की जानकारी ले लेते हैं खुद से, क्या हो रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, तो ऐसे में ना प्राइवेट ऑडिटिंग मानी जाएगी। क्योंकि किसी कानून ने तो नहीं कहा था कि मिस्टर हिमांशु आप अपने बिजनेस की ऑडिट करवाइए। तो मैं अगर खुद से जा करके पर्सनली हायर करता हूँ किसी सीए को कि मेरे बिजनेस की ऑडिट कर लीजिए, तो ये ऐसी ऑडिट को प्राइवेट ऑडिटिंग कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब कहीं पे किसी लॉ ने नहीं कहा है कि मैंडेटरी है ऑडिट कराना, और वहाँ का बिजनेसमैन खुद से अपने मन से ऑडिट कराए, तो बेटा या मेरे बच्चों, वो जो है ऑडिटिंग क्या है? वो प्राइवेट ऑडिटिंग है। अच्छा, एक बात और बता दें, ऐसा कराना, अगर आप खुद से ऑडिटिंग करा लेते हो तो गलत नहीं है, गुडविल बढ़ेगी मार्केट में। लेकिन बिजनेस ना कराएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ज़रूरी नहीं कहा है कि आप करवाइए। तो ऐसी ऑडिटिंग क्या है बच्चों? प्राइवेट है। अच्छा, अगला आता है स्टैचुरी ऑडिटिंग। स्टैचुरी ऑडिटिंग क्या है बच्चों?
ऐसी ऑडिटिंग जहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको हर साल कराना है, जहाँ पे सरकार ने कहा है कि आपको हर साल ऑडिटिंग कराना है। स्टैच्यूटरी की हिंदी होती है वैधानिक, मतलब चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे और भी कोई बिजनेस सेक्टर हो, जहाँ पे सरकार ने कहा है आप हर साल ऑडिट कराएंगे, आप हर साल ऑडिट रिपोर्ट हमको देंगे या अपने लोगों को बताएंगे या जनता को देंगे या जो लोग आप में आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट किए उनको देंगे, लेकिन आपको हर साल ऑडिट कराना कंपलसरी है। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है कि ये स्टैच्यूटरी ऑडिट मतलब मैंडेटरी ऑडिटिंग करवाएंगे। इनको ऑडिटिंग कराना सरकार ने ज़रूरी समझा है और ये लोग बच नहीं सकते। अगर ये लोग ऑडिटिंग नहीं करवाएंगे तो इनको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, इनको बहुत ज़्यादा सज़ा हो सकती है। इसलिए जहाँ पे ऑडिटिंग गवर्नमेंट ने कहा है कंपलसरी है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैच्यूटरी ऑडिटिंग बोलते हैं। समझ में आई बात बच्चों? क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? प्राइवेट ऑडिटिंग क्या होती है? जहाँ पे ऑडिटिंग कंपलसरी ना हो। स्टैच्यूटरी ऑडिटिंग क्या होती है? जहाँ पे ऑडिटिंग कंपलसरी हो। आगे हम पढ़ाते हैं गवर्नमेंट ऑडिटिंग क्या होती है। समझ में आई बात? चलिए, गवर्नमेंट ऑडिटिंग क्या होती है? इंडिया में जो गवर्नमेंट की ऑडिट करता है बच्चों, उसको हम कहते हैं कैग। क्या कहते हैं? कैग। इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया में गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, ऑडिट कौन करता है बच्चों? कैग करता है। ऐसा हो सकता है अगर कैग के पास टाइम ना हो, कैग कह सकता है, कोई उसके जान पहचान या उसके नॉलेज में सीए वगैरह होगा तो बोल देगा जाओ तुम इस डिपार्टमेंट की ऑडिट कर दो। लेकिन अगर वो ऑडिट करता है सीए तो माना जाएगा कैग ने ही ऑडिट किया, क्योंकि उसको भेजा किसने? कैग ने भेजा। समझ में आई बात? तो भारत सरकार के डिपार्टमेंट की ऑडिट करने के लिए जो संस्था बनाई गई उसे हम कैग के नाम से जानते हैं। अच्छा बच्चों, आगे बताते हैं। कैग हो सकता है, मैं मिटा दूं तभी आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि स्पेस अब थोड़ा सा नहीं है, तो आगे बताते हैं। बच्चों, आपको जितनी बात मैं बता रहा हूँ आप प्लीज़ केयरफुल हो करके मतलब एक कंसंट्रेट करके फोकस करके पूरा अपना यहाँ पे 100% दीजिए, तभी समझ में आएगा। मैंने कहा कैग जो है गवर्नमेंट की ऑडिट करता है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ऑडिट करता है। तो दो टाइप के गवर्नमेंट इंडिया में पाए जाते हैं, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। हो सकता है ये कैग इसके डिपार्टमेंट की ऑडिट करे या स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी की ऑडिट करे, ऐसा हो सकता है। तो अगर ये कैग इनकी ऑडिट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे जो ऑडिट रिपोर्ट बनेगी और वो किसको भेजी जाएगी? गवर्नर ऑफ सच स्टेट, उस स्टेट के राज्यपाल को। मान लो यूपी में कैग ने ऑडिट किया, तो जो यूपी के राज्यपाल हैं उनको वो ऑडिट की रिपोर्ट जाएगी, मतलब ऑडिटिंग करने के बाद जो फाइनल रिपोर्ट बनाई जाती है किसको जाएगी? उस स्टेट के गवर्नर को, मतलब यूपी के गवर्नर को या एमपी के गवर्नर को, जिस स्टेट के ऑडिटिंग की जा रही है। समझ में आई बात? सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कैग ऑडिट करता है तो मेरे बच्चों जो ऑडिट रिपोर्ट होगी, यहाँ दिख रहा है, हाँ, जो ऑडिट रिपोर्ट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट में किसको जाएगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। किसको जाएगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ध्यान दीजिए, जो कैग होता है, कैग को अपॉइंट करता है भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैग को अपॉइंट करता है। कैग जो अपॉइंट होता है 6 सालों के लिए होता है। समझ में आई बात? और इसके बाद बच्चों कैग अगर इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट की ऑडिट कर रहा है या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की या कंपनीज़ की ऑडिट कर रहा है, लोकल अथॉरिटी या किसी की भी ऑडिट कर रहा है, तो वो जो ऑडिट रिपोर्ट बनेगी वो किसको जाएगी? गवर्नर ऑफ सच स्टेट को। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑडिट कर रहा है तो जो ऑडिट रिपोर्ट बनेगी बच्चों वो किसको जाएगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। कैग को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने सालों के लिए एक बार कैग अपॉइंट होता है? 6 सालों के लिए। हर 6 साल पे रिटायर होते रहते हैं, अपॉइंट होते रहते हैं। कैसे मेरे बच्चों ये अपॉइंट रिटायर होते रहते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, भारत का संविधान, उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 148 वगैरह में दिया गया है कि कैग को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, कैसे हटाया जाएगा। तमाम बातें आर्टिकल 148 और अदर आर्टिकल्स में दी गई हैं। तो आप लोगों को डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा सारी चीज़ों को। नेक्स्ट क्लास में हम 2-3 टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जैसे कौन कौन सा? ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, मैंने पहले बताया था। फिर एक और, ऑडिटिंग इज़ अ लग्जरी
वेयर एज अकाउंटिंग इज़ नेसेसिटी। 2 बातें, एक बताऊंगा, ये 2 बातें तो पहले हम जानेंगे, उसके बाद देखते हैं कि और अगले वीडियो में क्या बनाना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हमें 2 बातें ध्यान देनी है। ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। दूसरा, ऑडिटिंग इज़ अ लग्जरी वेयर एज अ अकाउंटिंग इज़ ए नेसेसिटी। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। अच्छा लगा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और इसके बाद आपका दिन शुभ हो। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।